हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी एकेडमी। मूल विधि और संविधान की के पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे के रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लिए गए हैं। 16 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था, उससे ये 40 क्वेश्चन लिए गए हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का ये डिटेल सिलेबस है। इसके अंदर जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये टोटली पी बाय क्यू सीरीज है। इसमें कोई भी नए क्वेश्चन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर 2017 के अंदर जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछे गए थे। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको एक आइडिया लग सके कि किस डायरेक्शन में हमको स्टडी करना है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है। इससे सारे जो एक्ट जो दे के रखे हैं, सारे एक्टों से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो प्रमुख प्रमुख एक्ट हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आईपीसी हो गया और आरटीआई हो गया, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिन राज्य में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है, वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदन के द्वारा पारित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है, उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विधानमंडल की जो बात करते हैं, जैसे विधानमंडल 168 जो रहता है ना, उसमें विधानमंडल के बारे में बताया गया है। और 168 में जो विधानमंडल की बात करता है, उनके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। एक तो राज्य का राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो यहाँ पे द्विसदनीय का मतलब ये है, जब क्या होता है, एक ही राज्य के अंदर विधानसभा प्लस विधान परिषद रहती है, तो उन्हें बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, तो द्विसदनीय विधायिका वाले अभी टोटल मिला के 6 राज्य भारत के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक। ये 6 राज्य के अंदर द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा खालिस्तान के लिए की गई थी। तो ये उन्मूलन करना थी हमें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2016 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस घोषित किया गया था, क्योंकि हमको हेपेटाइटिस को जड़ से खत्म करना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? देखिए, ये यातायात संकेत जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 उससे लिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 जो है 1989 में लागू हुआ था। 1988 में पारित हुआ था। 1989 में 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। तो मोटर व्हीकल एक्ट में, जैसे कि हम लास्ट वीडियो से भी डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, कि 115 धारा नंबर 115 क्या बताती है? धारा नंबर 115 बताती है ऑड इवन एवं नो एंट्री से संबंधित जो धाराएं देख रखी हैं, वो धारा नंबर 115 में ऑड इवन प्लस नो एंट्री से संबंधित नियम देख रखे हैं। और सेक्शन नंबर 119 यानी धारा नंबर 100, इसी एक्ट के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट जो 1989 है, उसके अंतर्गत धारा नंबर 119 के अंदर आपको देख रखे हैं यातायात संकेत के साइन। तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43। इस यातायात संकेत का अर्थ मतलब है आगे बस डिपो है या फिर बस स्टॉप है, जहां पर बसें खड़ी होती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट जो धारा है, जैसे कि एक बेसिक धारा है, धारा नंबर 3 में डीएल के बारे में बताया, ड्राइविंग लाइसेंस आप
कौन से लोग एलिजिबल रहते हैं उनके बारे में बताया, कौन से लोग अवेल करें डीएल को। और धारा नंबर 2 का फर्स्ट ए जो देकर रखा है, 2 का फर्स्ट का ए जो देकर रखा है, उसके अंतर्गत एक नई चीज जोड़ी गई थी अभी रिसेंटली, ओला एवं उबर कैब के बारे में जोड़ा गया था। जो नए नए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं जैसे कि ओला हो गया, उबर कैब्स, इनके बारे में कुछ रूल्स दे के रखे हैं। और एक जो धारा है वो 162 गोल्डन आवर के बारे में बताता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट हो घटना घटने से 1 घंटे बाद का समय गोल्डन हावर कहलाता है। उस गोल्डन हावर के बारे में बताया गया है धारा नंबर 162 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बस डिपो है या बस स्टॉप है। ना क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे पहले नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक देखिए पार्ट नंबर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत ये देकर रखे हैं। ठीक है, तो भाग 36 से लेके तो 36 ही देख लीजिए। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है, राज्य के बारे में डेफिनेशन बताता है। राज्य क्या है, राज्य वहां पे एक एज ए स्टेट के रूप में नहीं होगा, राज्य एक एज ए देश के जो देश के मतलब पूरे देश को राज्य कहा गया है आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 38 जो बताता है आर्थिक सुरक्षा आर्थिक न्याय के बारे में बताता है। आर्टिकल 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 40 जो 40 है वो बताता है आपको, आर्टिकल 36 हो गया। आर्टिकल 40 बताता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। आर्टिकल 42 बताता है पुरुष एवं स्त्री को पुरुषों को एक अनुकूल माहौल मिले और स्त्रियों को यदि स्त्री प्रसूति स्त्री मतलब स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता भी मिले। ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ये आर्टिकल 49 के बारे में देकर रखा है, 49 में देकर रखा है। और आर्टिकल 38 बताता है कि ऑलरेडी बता चुका हूँ आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्याय के बारे में। और कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है जैसे कि ये 51 तक जाता है। तो 51 आर्टिकल क्या बताता है, 51 बताता है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताता है। आर्टिकल 50 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 50 क्या बताता है, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होना चाहिए ये बताता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आदिवासी गोत्र सभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसने केरल के एक भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की थी। इस आंदोलन के नेता का नाम था चारकोट कुरियन जानू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो छठी अनुसूची में कुल 4 राज्य उल्लेखित हैं जिन्हें आप शॉर्ट में देख सकते हैं। ATMM जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, थोड़ा माउस अभी प्रॉब्लम कर रहा है। ATMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नहीं होगा। तो नागालैंड का करेक्ट आंसर हो, नहीं पूछा उन्होंने तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो छठी अनुसूची है। अगर 5वीं अनुसूची की बात करें तो क्या 5वीं अनुसूची SC ST का शासन के क्षेत्र अधिकार वाले शासन के बारे में बताता है कि वहां पर कैसा शासन रहेगा SC ST एरियाज में। ठीक है, और छठवीं अनुसूची ये हो गई। और 7वीं अनुसूची क्या बताती है, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 प्रकार की अनुसूची और 3 प्रकार की सूची दे के रखी है, जिन पर एक राज्य सूची है जिसमें राज्य के विषय दिए गए हैं जैसे कि कृषि पर कर, इस तरीके के विषय दे के रखे हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है। और एक संघ सूची दे के रखी है जिसमें संघ कानून बनाता है, जिसमें 100 विषय हैं टोटल। और एक सूची दे के रखी है समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय दे के रखे हैं जिन पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। जैसे कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दंड प्रक्रिया विधि हो गया, और दंड विधि हो गया, प्रक्रिया विधि हो गया, शिक्षा एजुकेशन हो गया और फॉरेस्ट हो गया,
और कारखाने हो गया, मजदूर संघ हो गया, विद्युत हो गया, वन्य जीव जंतु हो गया, इस तरीके के जो सब्जेक्ट दे के रखे हैं, इन पर केंद्र प्लस राज्य दोनों अपने अपने दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों से होता है, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें बोलते हैं विस्फोट भूकंप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? तो शरीर के कलाई भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित रहती है। ना क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के बारे में सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, कुरियर सेवा में एफडीआई सीमा एफआईपीबी। यहाँ पर एफआईपीबी मतलब फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड, एफआईपीबी, एफआईपीबी। अभी इससे ठीक से टाइप नहीं हो रहा। एफआईपीबी मार्क मतलब फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड जो है कि द्वारा 100% थी, परंतु अब समाप्त की, अब अबाधित व्यापार मार्ग के तहत अनुमानित अनुमति है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि पहले जो है ना ये जो बोर्ड ही खत्म कर दिया गया है। एफआईपीबी जो बोर्ड था पहले, इसको खत्म कर दिया गया है। अब 100% सीधे डायरेक्ट आप एफडीआई के थ्रू इस कुरियर सेवा के अंतर्गत एफडीआई में प्रवेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संसद सदन को संसद में बहस कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है, संसद को है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तो सब्जी उत्पादन में टॉप पर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? अग्रिम कर वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं होती, उनके लिए छूट रहती है, अग्रिम कर से छूट रहती है। ठीक है। वेतनभोगी मतलब जो पूरी तरह वेतन पर डिपेंड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए मौलिक अधिकार देखे रखे हैं भाग नंबर 3 के अंतर्गत। भाग नंबर 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। 53 का ऑप्शन नंबर ये भी सही है, दोनों नहीं कर सकते, ए और बी। तो ए और बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, बाणी अथवा नेत्रपटल के माध्यम से पहचान की विधि को बायोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची मैंने अभी बताया था, न्यास और न्यायी। देखिए रेल जो है वो आपको ट्रेन के बारे में वो ये केंद्र का विषय है, और बैंक व्यवसाय ये भी केंद्र का विषय है, और न्यास एवं न्यासी ये समवर्ती सूची मीन्स जिससे केंद्र और एवं राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, वो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट कब आया? देखिए आरटीआई आया 2005, मतलब 15 जून 2005 को
2005 को इस पर साइन हुए राष्ट्रपति के, और ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो जाता है। इसके अंतर्गत आपको 5 चैप्टर और 31 धाराएं और 2 अनुसूची मिलेंगी। तो ये है आरटीआई। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सीआईसी, सूचना आयोग सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो अभी करंट में बात करी जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देता है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करें। तो धारा नंबर 18 में ये बात बोली गई है आरटीआई के, धारा नंबर 18 में। कुछ और प्रमुख, जैसे सीआईसी जो रहता है वो सेंट्रल लेवल पे रहता है, स्टेट लेवल पे आपको मिलेगा एसआईसी मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एसआईसी, और डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिलेगा पीआईओ। जैसे यहाँ पे पीआईओ की बात की गई है, लोक सूचना अधिकारी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये मिलेंगे आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये क्यों रहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी मामला होता है तो वो इन्हीं के पास जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल धारा नंबर 18 में ये बात की गई है। कुछ और प्रमुख धाराएं, जैसे धारा नंबर 6 है। तो धारा नंबर 6 क्या कहता है? धारा कोई भी किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको 30 दिन के अंदर मिल जाएगी, 30 डेज के अंदर। और अगर कोई इमरजेंसी है तो आप 48 आवर के अंदर भी मिल सकती है आपको, ठीक है। और इसी में धारा नंबर 8 ये बोलती है, ये तो धारा 6 की बात हो गई। धारा 8 क्या कहती है? धारा 18 में तो ये इतने लोग भी इसी के आरटीआई के दायरे में आएंगे। और धारा 8 क्या बोलती है? धारा 8 बताती है, धारा 8 बताती है कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी। सारी जो डिफेंस सर्विसेज की एजेंसियां हैं और जो अर्धसैनिक वाले हैं, जैसे कि आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, इस प्रकार की एजेंसी वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी। जैसे ईडी हो गया, ठीक है, और सीबीआई हो गया, इस तरीके की एजेंसी आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 18, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, भारत का पहला आरक्षित वन, आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट था ये कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसका जिम कॉर्बेट नाम नहीं था, ये 1936 में स्थापित हुआ था, और इसका नाम पहले हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। चूंकि जिम कॉर्बेट क्यों नाम पड़ा है इसका जिम कॉर्बेट? क्योंकि जिम कॉर्बेट नाम के, एडवर्ड जिम कॉर्बेट नाम के एक क्या बोल सकते हैं ट्रैकर और हंटर हुआ करते थे, जो ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत कर्नल की रैंक पर थे, कर्नल हुआ करते थे, ठीक है, कर्नल रैंक पर ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत थे, और एक ये हंटर भी थे, ट्रैकर भी थे। तो उन्हीं के नाम पे और उन्हीं को सम्मान देने के उपलक्ष्य में ये 1936 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। और ये क्यों फेमस है और कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, और ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, और 1936 में स्थापित हुआ। और उत्तराखंड के भी अंदर आपको ये नैनीताल गढ़वाल वाला जो एरिया है वहां पर ये स्थित है, गढ़वाल नैनीताल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर क्या थी? देखिए ये सभी उनकी बात कर रहा है जो 60 ईयर से नीचे के लोग हैं, बिलो 60 ईयर। तो 2016-17 में ये 10% थी, और आज की बात करें 2021 की बात करें तो क्या है? तो ये सारी की सारी कंडीशन है बिलो 60 ईयर वाले लोगों के लिए। जैसे कि कोई बंदा 2.5 लाख तक कमाता है, मतलब 2,50,000 कमाता है, तो उसके लिए छूट है, उसे एक भी रुपए नहीं देने की जरूरत है। अगर उसने 2.5 लाख 1 रुपए भी कमाया है तो उसको 5% अपनी इनकम का 5% वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो 2,50,000 1 रुपए से लेके 5 लाख तक कमाता है तो उसे 5,000 रुपए 5% टैक्स देना पड़ेगी। और वो 5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक कमाता है, 10 लाख तक कमाता है तो उसे 12,500 रुपए, तो वो और प्लस ये तो कंसोलिडेटेड अमाउंट है 12,500, ये प्लस 5 लाख से जितने ऊपर कमाए हैं उस पर 20%। अगर उसके 6 लाख है ना तो 5 लाख का तो ये हो गया 12,500 फिक्स देना है, और वो 1 लाख जो है उन पे 20% देना है, ठीक है। तो इस तरीके की अभी कर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है 58।
क्वेश्चन नंबर 58। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीता भी, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिया गया। देखिए इस मामले को समझिए, ये है साहेबानो का केस, ठीक है। और ये साहेबानो जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाली थी। 1978 में क्या हुआ, इनके पति मोहम्मद अहमद खान जो थे, उन्होंने इनको तलाक 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 3 बार बोलकर इनको तलाक दे दिया। ये 62 वर्षीय महिला थी साहेबानो, और इनके 5 बच्चे थे। कितने? 5 बच्चे थे। तो ये कोर्ट चली गई और इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के थ्रू, जो बताती है सीआरपीसी 1973 की जो धारा है 125, वो बताती है कि भरण पोषण के लिए भत्ता जो है ना वो अपने पति से मांगने की इजाजत देती है। तो इसी धारा के अंतर्गत, चूंकि ये सिविल मामला था, इसलिए ये सीआरपीसी के थ्रू गई। तो 125 के तहत इन्होंने याचिका दायर कर दी कोर्ट में और इन्होंने बोला कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा कमाई का जरिया कोई है नहीं। साहिरा बानो बोली हमारा कमाई का जरिया कोई है नहीं, तो और हमारे बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो हमारे पैसे हमारे पति जो अहमद खान है उनसे दिलवाइए। तो ये मामला है 1978 का। तो कोर्ट ने बोला सही बात है, कोर्ट ने इनको दिलवाने का फैसला किया। तो उसी समय जो है ना राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो अगर ऐसा होता है, देखिए ये जो तलाक तलाक बोल के इनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये वो भरण पोषण के लिए दे, लेकिन ये सीआरपीसी की धारा जो है ना 125 बोलती है भारत के नागरिक कोई भी हो, सबके लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये इनके एक जो अलग से इनका कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। और मतलब आज की डेट में तो 3 तलाक जो है ना बैन हो गया, लेकिन अब से पहले तक ये लीगल था। कोई भी लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे। 3 तलाक कुछ भी बोल के, कभी भी बोल के 3 तलाक बोल के अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे और दूसरी शादी कर लेते थे, ठीक है। तो ये 62 वर्षीय महिला थी, एमपी की रहने वाली थी। तो फिर उसी समय क्या हुआ, राजीव गांधी जो है ना बहुत प्रेशर में आ गए, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था मुस्लिम और हिंदुओं लोगों का। तो उन्होंने एक और कानून उस समय पास कर दिया जिसका नाम था मुस्लिम महिला तलाक संबंधी कानून 1986 वाला, 1986 वाला। तो इसके थ्रू क्या हो गया, इनको जो मिलने वाले थे पैसे और हर्जाना वो मिलना बंद हो गया। क्योंकि जब भी कानून आता है और इस सिविल मामलों में क्या होता है, जो नया कानून पास हो जाता है तो वो भूतलक्षी प्रभाव अपने प्रकट करता है। भूतलक्षी मतलब इससे पहले वाले चीजों पर भी और इससे आगे वाले चीजों पर भी। तो ये सिविल एक खासियत होती है सिविल मामलों की, ठीक है। तो इनको मिलने वाला जो भी धन था वो खत्म हो गया और जो भी इनकी याचना थी वो भी गलत हो गई। तो इस तरीके से अपने कोर्ट को अपना मामला जो है ना पलटना पड़ी। जो इनको जो भी लाभ मिलने वाले थे वो लाभ मिलना बंद हो गया। हालांकि फिर वो बाद में 2001 में जाके ये कैंसिल हुआ। ये भी बहुत प्रेशर में आके तभी से एक विचारधारा हिंदू और मुस्लिम वाली हो गई, क्योंकि उनके जो मुस्लिम गुरु थे उनका बहुत पावर हुआ करता था उस समय। क्योंकि और सभी लोग इनके खिलाफ हुआ करते थे सायरा बानो के, ठीक है। तो फिर जाके धीमे धीमे ये कंडीशन सेट हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 59 का साहिर बानो हो जाएगा, साहिर बानो, है ना। और कुछ सायरा बानो का भी कुछ केस इसी तरह के था। ये एक मुस्लिम महिला है, ये भी एक मुस्लिम महिला है और ये उत्तराखंड की रहने वाली है और ये भी विधवा थी और ये भी विधवा थी। इनका केस भी कुछ इसी तरह है। फिलहाल इसका जो भरण पोषण 78 वाला है, इसका आंसर हो जाएगा साहबानो। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए,
निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 60 क्वेश्चन नंबर 61, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करनी होती हैं। गलत एकदम। उच्च न्यायालय में कर रहे हैं तो आपको केवल 2 प्रतिलिपियां दर्ज करना है। यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां, ये भी गलत। यहाँ पे 5 होना उल्टा देख रखा है तो इसलिए दोनों गलत है। इधर 5 होना है, इधर 2 होना है। अगर उच्चतम न्यायालय में दायर कर रहे हैं तो इसकी 2 प्रतिलिपियां, और अगर उच्चतम न्यायालय में दायर कर रहे हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं तो आपको 5, और हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित हुआ? तो ये 1932। 62 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 1932 में स्थापित हुआ था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत, देखिए ये भी जैसे मातृत्व लाभ, जैसे आर्टिकल नंबर 42 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 42 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, 42 बताता है कि जो स्त्रियां हैं उनको स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता दी जाए। तो पहले ये प्रसूति सहायता 12 सप्ताह की हुआ करती थी, केवल 12 सप्ताह तक की छुट्टी, लेकिन अब ये होगा 24 सप्ताह बढ़ के हो गए 24 सप्ताह। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2016 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद, स्कंद का मतलब होता है विंग्स, इंग्लिश में होता है विंग्स, नहीं है? तो देखिए सेना भी है, असूचना भी है, नागरिक भी है, लेकिन प्रौद्योगिकी कोई नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो ये पाकिस्तान पंजाब के अंदर स्थित है। भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं पंजाब के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो कॉक्सिलिया बर्नेटी जो जीवाणु रहता है उसके थ्रू हो जाता है क्यू बुखार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसी संसद के पदत्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पदत्याग उस तिथि से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं, तथा त्याग पत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं होता। एकदम सही है ये। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नाउ देखिए ये क्या कह रहा है, अगर संसद ने अपना त्याग पत्र प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्देशित की है, जैसे आज तारीख है 8, तो उन्होंने भविष्य की चुनी है कि 15 तारीख को वो अपना त्याग देंगे, मतलब त्याग पत्र देंगे। यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया तो त्याग पत्र उसी तारीख से प्रभावी होगा। तो ये तो गलत है। 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि अगर उन्हें 15 तारीख को चुना तो वो 15 तारीख को त्याग देंगे, चाहे वो स्वीकार करें या ना करें। उन्होंने 15 तारीख को बोला कि 15 को हम अपना त्याग देंगे। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, उस दिन से प्रभावी नहीं होगा। अगर उन्हें 8 को दे दिया और उन्हें बोला कि मैं 15 को अपना त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन अभी तो संसद में हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था 100वां संशोधन, 101वां हुआ था अपना जीएसटी। ठीक है, 100वां संशोधन हुआ था जो कि 15 जुलाई 2000 15 जुलाई नहीं 31 जुलाई 2015 को 31 जुलाई 2015 से लागू हो गया था। इस संशोधन के थ्रू क्या हुआ था कि जो 111 बस्तियां हैं जो बांग्लादेश की थी वो बांग्लादेश को सौंप दी गई, और जो 51 बस्तियां थी वो भारत की थी वो बांग्लादेश ने भारत को सौंप दी। और जिसमें क्या हुआ था 17,160 एकड़ करीब भूमि जो है ना इंडिया ने बांग्लादेश की वापस की, और 7,110 एकड़ भूमि जो बांग्लादेश ने
इंडिया को वापस करी। ठीक है, ये हुआ था एक 100वां संशोधन के थ्रू। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो ये पहली अनुसूची में, क्योंकि पहली अनुसूची आपको बताती है राज्य तथा राज्य देश मतलब पूरा संघ तथा राज्य के क्षेत्र अधिकार के बारे में बताती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, देखिए 377 एलजीबीटी को बताती है। एलजीबीटी मतलब अप्राकृतिक अपराध, अप्राकृतिक यौन अपराध। एलजीबीटी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के बारे में अप्राकृतिक अपराध के बारे में बताती है। कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे कि 499 आईपीसी की धारा 499 बताती है मानहानि के बारे में, और आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए दंड के बारे में बताती है, और आईपीसी की धारा 494 में द्विविवाह से जो लोग दो विवाह करते हैं उनके बारे में बताती है, उनके लिए क्या दंड है। और आईपीसी की धारा 464 में क्या होता है, मिथ्या दस्तावेज, आपने झूठे दस्तावेज बना के रखे हैं तो वो 464 के अंदर बताएंगे आपको क्या दंड मिल सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2014 में प्रस्तुत हुआ था। न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और बेरोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता। सरकारी योजना में वरीयता, देखो वरीयता तो नहीं थी लेकिन कुछ आरक्षण जरूर था इनके लिए, ये पहले ही से था, तो ये तो नहीं हुआ इसमें 2014 में। 2014 में पूछा तो ये तो गलत हो जाएगा। यह विधेयक दिव्यांग जनों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था। हाँ, ये जरूर बताता है कि ये जैसे सार्वजनिक भवन हो गए, अस्पताल हो गया और यातायात के माध्यम हो गए, उनमें क्या है, दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल प्रवेश होना चाहिए। अस्पताल ऐसी बनी होना चाहिए कि कोई दिव्यांग जन भी वहां पर जा सके। नॉर्मल लोग तो जाते ही हैं, लेकिन कोई दिव्यांग भी पहुंचे तो उसे वो आसानी से, उसके लिए प्रॉपर सीढ़ियां लगी हो, ऊपर से नीचे तक जा सके, लिफ्ट की व्यवस्था हो, ऐसे ही यातायात के माध्यमों से उसे टिकट विंडो, आपने देखा होगा दिव्यांग जनों के लिए टिकट विंडो भी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, यहां पर डी। ठीक है, 70 का डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखिए वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। पहले वित्त आयोग के श्री नियोगी हुआ करते थे 1991 में, 1951 में पहले वित्त आयोग हुआ करते थे केशी नियोगी। ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अगर 14वें की बात करें तो वाई बी रेड्डी हुआ करते थे, और 15वें की बात करें जो अभी चल रहा है, जो 2026 तक चलेगा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में एन के सिंह जो है, वित्त आयोग में क्या होता है, एक प्रमुख रहता है, 5 इसके नीचे सदस्य रहते हैं, मतलब एक चेयरमैन 5 सदस्य। ठीक है, तो अभी जो चेयरमैन है वो है एन के सिंह, और 4 सदस्य जो है, जैसे कि कुछ चारों सदस्य, 5 सदस्य के नाम मैं बताता हूँ। अजय नारायण झा हो गया, अनूप सिंह हो गए, और रमेश चंद्र हो गए, और अशोक लहरी हो गया, और अरविंद मेहता, ऐसे 5 सदस्य हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिलीमनाइट कहां पर होता है? तो केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है? उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता। सीबीआई, सीबीआई का ये वाक्य है, 1 अप्रैल 1963। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये सीबीआई का वाक्य, उद्यम, निष्पक्ष और सच्चरित्रता। ठीक है, हमारे देश में ग्रामीण विकास खालिस्तान के साथ शुरू हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 से स्टार्ट हुए थे ना,
वहीं से हमारे देश में ग्रामीण विकास की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण विकास की शुरुआत 1952 से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 से स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो देखिए, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीक्वेंस में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये है वस्तुपरक संकल्प। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, वित्त मंत्रालय के अधीन खालिस्तान एक ऐसी विधि प्रबंध संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसी भारतीय कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। तो वह आयकर जांच महानिदेशालय एक ऐसी संस्था है जो इन सब जो अनियमितताएं हैं इन पर लगाम लगाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी हुआ था? वर्ड का पहला संस्करण हुआ था एमएस डॉस के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम संशोधन के माध्यम से पहला संशोधन हुआ था 1951 में। माध्यम से संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि से संबंधित थी, और उस समय इससे रिलेटेड कोई भी इंसान जो है ना वो न्यायालय नहीं जा सकता था। आजकल तो जा सकता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी और 1951 में जोड़ी गई थी। 78 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? देखिए, अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए अयोग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। तो इसके लिए कौन सी अयोग्य नहीं था, इसके लिए कोई याचिका दायर नहीं होता है। उम्मीदवार के निर्वाचन होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अयोग्य नहीं था, ये तो पूरा निर्वाचन आयोग फैसला करेगा योग्य था नहीं था, अपात्र घोषित हुआ था। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना, देखिए वो अपनी संभावना को बढ़ा रहा है। इन सब चीजों का यूज करके वो अपनी संभावना को बढ़ा रहा है, तो आप याचिका दायर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है ना जनहित के लिए रहता है, क्योंकि ये सारे लोगों के लिए चुनाव जीतने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं उम्मीदवार, तो जनहित का मुद्दा है, इसलिए इसके लिए याचिका दायर कर सकता है वो। और केवल ऑप्शन नंबर बी के लिए 79 का बी। ना क्वेश्चन नंबर 80, वह पहला मुगल शासक कौन सा था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का उपयोग किया था? तो ये तो सभी को पता होगा, बाबर जो था उसने तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था। ना क्वेश्चन, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, और जो लोग नए हैं वो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के वीडियो के लिए। और ये हमारा पार्ट नंबर 5 था, इसके बाद पार्ट नंबर 6 आएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, पार्ट 10 12 तक जितने भी पेपर होंगे वो पूरे कंप्लीट होंगे। इसके बाद जो है हम डिटेल वीडियो पे आएंगे, जैसे कि एक सारी आईपीसी को कंप्लीट करेंगे, फिर जितने भी एक्ट हैं उनको एक एक करके, जिनमें एक्ट में भी बहुत कम समराइज वे में हम एक एक एक्ट को खत्म करेंगे, ताकि वो जो नॉलेज है, मतलब सारे के सारे एक्ट तो आते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्ट करेंगे और उनके भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे, बहुत समराइज वे में करेंगे ताकि बहुत कंसाइज स्टडी हो सके। थैंक यू वेरी मच। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।